नमस्कार साथियों, मैं अनूप कुमार पांडे, शिक्षा संकाय, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय। आज के आकलन के इस व्याख्यान श्रृंखला में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हम अधिगम के आकलन संबंधी ये शिक्षा शास्त्री या बीएड के पाठ्यक्रम में प्रथम या द्वितीय वर्ष में समस्त भारत के विश्वविद्यालयों में सम्मिलित है। साथ ही एमएड स्तर पर भी आकलन से संबंधित प्रश्न और पाठ्यक्रम का समायोजन किया जा रहा है। सीटेट में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं और ऐसे कई प्रतिभागियों और अध्येताओं, प्रशिक्षणार्थियों का हमारे पास बार बार फोन आया और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इस श्रृंखला को जारी रखने के लिए कहा। तो आप सभी के निर्देशानुसार इस श्रृंखला को हम आगे बढ़ा रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में अधिगम और आकलन करके एक प्लेलिस्ट होगा या आकलन मूल्यांकन करके प्लेलिस्ट होगा। इस प्लेलिस्ट में इससे पूर्व कुल 5 व्याख्यान उपलब्ध है। इस श्रृंखला को हमने आरंभ किया था, लेकिन कुछ समस्याओं के आ जाने से बीच में इसे रोकना पड़ा, किंतु अब उम्मीद है कि यह श्रृंखला अग्रसर रहेगी इसी क्रम में। तो आज हम इससे पहले हम अधिगम का अर्थ जान चुके हैं, अधिगम का अर्थ जान चुके हैं, आकलन का अर्थ जान चुके हैं, मूल्यांकन का अर्थ जान चुके हैं। साथ ही आकलन और मूल्यांकन में अंतर को जान चुके हैं। अधिगम के आयाम क्या है, इस विषय में हम जान चुके हैं। वर्तमान काल में आकलन का एक बेहद जो विस्तृत विवेचन है, इससे संबंधित भी हमने चर्चा किया हुआ है। अर्थात इससे पूर्व के 5 व्याख्यानों में आपको ये सारे बिंदु मिलेंगे। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमानुसार प्रथम अनुवृत्ति में दूसरा एक बिंदु है जिसमें अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन, इसमें अंतर करना है। अधिगम के लिए आकलन नाम से ही स्पष्ट है, अधिगम अभी होना है, अर्थात अधिगम प्रारंभ नहीं हुआ है, छात्रों ने सीखना आरंभ नहीं किया है, और ऐसी परिस्थिति में आकलन जो किया जाएगा वह आकलन अधिगम के लिए आकलन होगा। एक संदर्भ। दूसरा, अधिगम की प्रक्रिया चल रही है, अर्थात अधिगम की प्रक्रिया समाप्त नहीं हुई है, और इस परिप्रेक्ष्य में आकलन की प्रक्रिया जो चल रही है इसे हम अधिगम के लिए आकलन नाम देंगे। दूसरा बिंदु है अधिगम का आकलन। यहाँ अंतर लिखने के लिए हमने अधिगम के आकलन में अंतर ऐसा लिख दिया है, वस्तुतः है ये अधिगम का आकलन, अर्थात असेसमेंट ऑफ लर्निंग। पहले फॉर लर्निंग असेसमेंट था, अब ऑफ लर्निंग, अर्थात छात्रों ने जो लर्न किया है, छात्रों ने जो चीजें सीख ली है, छात्रों का जो अधिगम हो गया है, उस हुए अधिगम का आकलन करना। अर्थात दोनों ही आकलन में क्या अंतर है। जब हम अंग्रेजी में देखते हैं तो यह आता है असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। इन दोनों के बीच में व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग, इस तरह के प्रश्न आएंगे, चाहे सीटेट हो चाहे बीएड हो, तो उससे संदर्भित भी हम चर्चा कर रहे हैं। दूसरा एक और संदर्भ आएगा फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड सबमेटिव असेसमेंट। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड सबमेटिव असेसमेंट, अर्थात एक जो फॉर्मेटिव असेसमेंट निर्माणवादी आकलन में, और दूसरा जो सबमेटिव व्यवहारवादी आकलन में अंतर क्या है। इसको आप कह सकते हैं, एक को योगात्मक आकलन, सब में जो सबमेटिव है वो योगात्मक आकलन या व्यवहारात्मक आकलन इसको कहेंगे, और दूसरा जो फॉर्मेटिव है उसको सृजनवादी आकलन या फिर निर्माणवादी आकलन कहेंगे। इनमें क्या अंतर है, तो इस पूरे परिप्रेक्ष्य के बारे में हम चर्चा करेंगे इस व्याख्यान श्रृंखला में, जिसमें पहला बिंदु हम लेते हैं अधिगम के लिए आकलन। इसके बारे में पहले देखते हैं। साथियों, इसका पहला जो बिंदु है वो अधिगम के लिए आकलन। तो अधिगम के लिए आकलन से तात्पर्य है अधिगम के निर्माणवादी परिप्रेक्ष्य से,
निर्माणवादी परिप्रेक्ष्य अर्थात निर्माणकालीन अवस्था में निर्माणकालीन अवस्था में जो आकलन हो रहा है, उसी आकलन से तात्पर्य है अधिगम के लिए आकलन का। अंग्रेजी में इसको फॉर्मेटिव इवेल्युएशन कहते हैं। फॉर्मेटिव क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये सृजनात्मक या निर्माणात्मक, कहीं कहीं इसको कंस्ट्रक्टिविस्ट भी बोलते हैं, रचनावादी आकलन भी बोलते हैं। रचनावादी अर्थात इसमें मूल रूप से इस आकलन में अधिगतांश का आकलन नहीं किया। अधिगतांश अर्थात छात्रों ने जो पाठ्य वस्तु अधिगत कर लिया है, जो पढ़ लिया है, जो समझ लिया है, जो उसने लर्न किया है, उसका आकलन इसमें नहीं होता है, अपितु इसमें अधिगम प्रक्रिया का आकलन किया जाता है। एक जो लर्निंग प्रोसेस चल रहा है, अभी वो एंड नहीं हुआ है, अर्थात अधिगम की एक जो प्रक्रिया चल रही है, जो कि समाप्त नहीं हुई है, इस संपूर्ण प्रक्रिया का आकलन जो होता है, उसी आकलन से हम अधिगम के लिए आकलन का तात्पर्य जानेंगे। अर्थात संपूर्ण अधिगम प्रक्रिया के आकलन को हम अधिगम के लिए आकलन कहेंगे। अंग्रेजी में इसको फॉर्मेटिव इवेल्युएशन भी कहते हैं, कहीं कहीं इसको कंस्ट्रक्टिविस्ट भी कहते हैं, अर्थात रचनावादी आकलन भी कहते हैं। इस अधिगम को सृजनवादी आकलन भी कहते हैं। क्यों यह अंतर हो रहा है, इसको एक बार देखेंगे हम। इस आकलन से वस्तुतः छात्रों के संज्ञानात्मक पक्ष के साथ साथ उनके सीखने के संदर्भों का भी ज्ञान होता है। अर्थात नई जो सृजन करना है छात्रों को, तो किन संदर्भों में उनका इंटरेस्ट है, उनकी रुचि किन क्षेत्रों में है, इसका भी ज्ञान करने के लिए अधिगम के लिए आकलन इस प्रक्रिया का अनुवर्तन शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है। इसीलिए इसको जो है अधिगम के लिए आकलन कहा जाता है। एक बार पहले इनके नाम, आप तो अधिगम के लिए आकलन इसको आप स्पष्टतः समझ गए हैं, अर्थात अधिगम होना है, उस के लिए जो आकलन किया जाए उसको अधिगम के लिए आकलन कहा जाता है। इसको और स्पष्टता पूर्वक आप जानने के लिए यह समझिए, जैसे आपने बीएड के में प्रवेश लिया, तो बीएड करना है आपको, बीएड करने के बाद आपको एक योग्य शिक्षक बनना है, तो इस बीएड के में कुछ चीजें आपको लर्न कराई जानी है, कुछ चीजें आपको सिखाई जानी है। उनसे सिखाने से पहले आप इनको सीखने योग्य हैं या नहीं, आपका इन क्षेत्रों में अभिरुचि है कि नहीं, आपकी अभिवृत्ति इसके प्रति सकारात्मक है कि नहीं, इन तमाम अंशों को जानने के लिए पहले आपका एक पूर्व परीक्षा हुआ, एक प्री टेस्ट हुआ था। यह जो प्री टेस्ट था ना, इसी को अधिगम के लिए आकलन कहा जाता है। क्यों कहा गया? क्योंकि अधिगम आपको क्या करना है, बीएड में जा करके कुछ स्किल्स गेन करने हैं, कुछ कौशलों को प्राप्त करना है। उन कौशलों को प्राप्त करने के लिए जो परीक्षा ली जाए, कुछ ही लोगों को प्रवेश दिया गया, बाकी सबको नहीं दिया गया, इसलिए उसके लिए जो आकलन हुआ था उसको क्या बोलेंगे, अधिगम के लिए आकलन। स्पष्ट हो गया। दूसरा, इसको फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बोलते हैं। फॉर्मेटिव क्यों? क्योंकि ये जो परिस्थिति जैसी है सिर्फ उसी का इवैल्यूएशन नहीं कर रहा है, जो चीजें छात्रों ने सीख लिया उसको सबमिशन नहीं कर रहा है, अपितु भविष्य में जहां उनको जाना है, जिस तरह से बनना, उन चीजों को, उन अंशों को चिन्हांकित करने के लिए मूल्यांकन हो रहा है। इसीलिए इसको फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बोल रहे हैं। इसको कंस्ट्रक्टिविस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक निर्माणकारी आकलन है। यह भविष्य में एक योग्य व्यक्ति चाहिए और वो उसके लिए चाहिए कि उसके जिस क्षेत्र में उसकी अभिरुचि हो, जिस क्षेत्र में वो विशेष कौशलों को धारित करता है, उन कौशलों का पहचान करके उसको प्रवर्धित करना अध्यापकों का दायित्व या शिक्षा व्यवस्था का दायित्व होना चाहिए। तो उन चीजों को मार्क करने के लिए जो आकलन किया जा रहा है, इस आकलन को ये कंस्ट्रक्टिविस्ट इसीलिए कह रहे हैं, रचनावादी इसीलिए कह रहे हैं, सृजनवादी इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि जैसे एक अध्यापक होना है, भविष्य में बेहतर देश को चाहिए, तो उसमें कौन कौन से गुण हैं, वो गुण जिनमें हैं उनको चयनित करके अध्यापक के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। एक चिकित्सक भविष्य में बेहतर होना है, तो जिनमें वो विशेष क्षमता, विशेष गुण है, उनको चिन्हांकित करके फिर उनको
प्रशिक्षण दिया जाना है। तो कहने का यह तात्पर्य है कि निर्माणकारी अवस्था को देख करके जो इवैल्यूएशन किया जाए उसी को कंस्ट्रक्टिविस्ट इवैल्यूएशन सिस्टम बोलते हैं, उसी को फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन सिस्टम बोलते हैं, उसी को निर्माणकारी या रचनात्मक मूल्यांकन बोल रहे हैं, उसी को रचनात्मक आकलन बोल रहे हैं। मूल्यांकन शब्द से यहाँ से तात्पर्य है मूल्यांकन ही आकलन का आधार बनता है। स्पष्टतः ध्यान रखिएगा, इसीलिए इवैल्यूएशन शब्द यूज किया है। तो ये आप अर्थ समझ गए क्यों इसको क्या बोल रहे हैं, अधिगम के लिए आकलन इसी को कह रहे हैं, इसी को जो है रचनावादी आकलन कह रहे हैं, इसी को निर्माणवादी आकलन कह रहे हैं, इसी को फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन भी कह रहे हैं, इसी को सृजनवादी आकलन भी कह रहे हैं। यानी अधिगम के आकलन को क्या क्या 5 नाम मुख्यतः आप ध्यान रखें। अधिगम के लिए आकलन को सृजनवादी आकलन कहते हैं, अधिगम के लिए आकलन को निर्माणवादी आकलन कहते हैं, अधिगम के लिए आकलन को रचनावादी आकलन कह रहे हैं, अधिगम के लिए आकलन को ही ये जो फॉर्मेटिव आकलन कह रहे हैं या मूल्यांकन कह रहे हैं, और अधिगम के लिए आकलन को ही सृजनवादी आकलन कहा जा रहा है। इतना स्पष्ट हो गया, वही इसके पहले पैरा में बता दिया। दूसरा पैरा में हम आते हैं, ये कह रहे हैं अधिगम के लिए आकलन में अधिगम का उद्देश्य पूर्व निर्धारित नहीं रहता है। जबकि अधिगम क्यों पूर्व निर्धारित नहीं रहना है, क्योंकि छात्रों की अधिगम में संलग्नता, छात्रों की अभिरुचि, छात्रों की अभिक्षमता तथा छात्रों के अधिगम शैली के अनुरूप उद्देश्यों का निर्धारण इसमें किया जाता है। इसका उद्देश्य होता है भविष्य में देश को एक योग्य नागरिक प्रदान करना। वह योग्य नागरिक किसी भी विशेष क्षेत्र में बन सकता है, उन क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वाले छात्रों के अनुरूप उनके उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। अर्थात उनको क्या पाठ्यक्रम पढ़ाया जाए, कब, कितनी मात्रा में, किस स्टेज का क्या पढ़ाया, ये सभी अंश निर्माणवादी आकलन में आते हैं। अर्थात अधिगम के लिए आकलन का निर्माणवादी स्वरूप, अधिगम के लिए आकलन का निर्माणवादी स्वरूप है। इसमें भविष्य में छात्रों से जो अपेक्षा की जाने वाली है या छात्रों में जो विशिष्ट गुण विद्यमान है उनको प्रकाशित किए जाने वाले अंशों का आकलन किया जाता है। अर्थात अब तक छात्रों की अधिगम प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई, अपितु छात्र या तो अधिगम की प्रक्रिया में संलग्न है या तो फिर उनका अधिगम कराया जाना बाकी है। इस अवस्था में होने वाले अधिगम को आकलन को अधिगम के लिए आकलन कहा जा रहा है। यह आकलन समस्त जो अधिगम शिक्षणाधिगम प्रक्रिया के मध्य में विद्यमान रहता है और पूर्व में भी होता है। पूर्व के लिए हमने देखा प्री टेस्ट, हमारे प्रवेश परीक्षा होती है, अर्थात कक्षा में प्रवेश से पूर्व होने वाले आकलन को भी अधिगम के लिए आकलन कह रहे हैं। दूसरा, एक पाठ्यक्रम में कई यूनिट्स हैं, कई अन्वितियां हैं, तो एक अन्विति को पढ़ाने के बाद या पढ़ाते समय ही छात्र देखता है कितने मात्रा में छात्रों का रुझान हो रहा है इस विषय में। तो इन परिस्थितियों को देख करके अध्यापक आवश्यकता अनुसार अपनी अध्यापन शैली में, अपने प्रस्तुतिकरण की शैली में या फिर विषय को क्रमबद्धता जो प्रदान किया उस प्रक्रिया में, अपने सहायक सामग्री में और छात्रों को समझाने के लिए जो स्तर उपयोग कर रहा है अपने भाषा का, उसमें इन सभी चीजों में परिवर्तन करता है ताकि छात्रों का अधिगम बेहतर हो सके। इसका उद्देश्य ही है छात्रों को उत्कृष्ट अधिगम कराना। किसका? अधिगम के लिए आकलन का उद्देश्य है असेसमेंट फॉर लर्निंग। इस प्रक्रिया का उद्देश्य है छात्रों को उत्तम अधिगम कराना, देश को एक योग्य नागरिक प्रदान करना। स्पष्ट हो गया। अब हम देखते हैं कि अधिगम का आकलन से क्या तात्पर्य है। साथियों, दूसरा इसका बिंदु है अधिगम के लिए अधिगम का आकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। स्पष्ट है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, जो लर्निंग हो गई है यानी छात्रों ने जो लर्न किया है, जो छात्रों ने सीखा है, उस सीखे हुए परिस्थिति का आकलन, अध्ययन,
यह है अधिगम का आकलन। अधिगम के आकलन को सबमेटिव असेसमेंट बोलते हैं। सबमिशन यह होता है, जो कुछ भी हमारे डेटाज थे उन डेटाज को हम एक तरह से कंक्लूड करते हैं। जो कुछ भी प्रदत्त हमने एकत्रित किया उन प्रदत्तों का अब यहाँ निष्कर्ष ज्ञात करते हैं, इसीलिए इसको सबमेटिव असेसमेंट कहा जाता है। हिंदी में इसके लिए व्यवहारवादी आकलन कहा जाता है। व्यवहारवादी अर्थात व्यवहार क्या है आप स्पष्टतः जानते हैं, प्रतिक्रिया को व्यवहार कहते हैं। छात्रों ने सीखा जो और सीख करके जो भी वो अभिव्यक्त कर रहे हैं उस अंश को, उनके अभिव्यक्ति को ही व्यवहार कहा जा रहा है। और इसी व्यवहार का आकलन करने के लिए इस अधिगम का आकलन, इस व्यवस्था को व्यवहारवादी आकलन कहा जाता है। अधिगम का आकलन अधिगम के व्यवहारवादी स्वरूप की तरफ अग्रसर है। स्पष्ट है, व्यवहारवादी अर्थात छात्रों ने जो सीखा उसको अपने व्यवहार में प्रदर्शित करते हैं, लिखकर, बोलकर, क्रियाकलाप के माध्यम से समाज के कई अंशों पर उनके सीखे गए जो तत्व हैं, जो तथ्य हैं, जो ज्ञान है, जो अंश है, उनका प्रभाव देखा जाता है और उन्हीं प्रभावों को देख करके आकलन किया जाता है। इसीलिए इस आकलन को व्यवहारवादी आकलन कहा जा रहा है। इस प्रकार के आकलन में छात्र के द्वारा सीखे गए अंशों का आकलन किया जाता है। अर्थात इससे पूर्व हम जब देख रहे थे तो हम देखे प्री टेस्ट को हमने आकलन कहा, या फिर अध्यापक ने एक यूनिट पढ़ाता तो पढ़ाने के क्रम में जो आकलन किया वो था अधिगम के लिए आकलन। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, छात्र के द्वारा सीखे गए अंशों का आकलन किया जाता है। छात्र ने संपूर्ण पाठ्यक्रम को या फिर निर्धारित अनुमिति को, पाठ्यांश को सीख लिया, लर्न कर लिया। अब कितना वह सीखा है यह जानने के लिए जो आकलन किया जा रहा है उसको अधिगम का आकलन कह रहे हैं। इसमें अध्यापक अधिगम का उद्देश्य पूर्व निर्धारित करता है। अध्यापक ये निर्धारित किए रहता है कि छात्रों ने इन जो है वो निर्धारित अंशों को, इन व्यवहारों को प्रदर्शित करना है। छात्र इस पाठ को पढ़ने के बाद यह सीख जाएंगे, यह अध्यापक ने पहले से निर्धारित कर रखा है। इसीलिए इसमें अध्यापक जो है अधिगम का उद्देश्य जो है पूर्वतः निर्धारित किए रहता है और उसी निर्धारित उद्देश्य के अनुरूप यदि अध्यापक के निर्धारित उद्देश्य के अनुरूप छात्र का प्रदर्शन रहा तब अधिगम का आकलन सफल माना जाता है। अर्थात अध्यापक ने पढ़ाने के बाद एक प्रश्न पत्र बनाया था, उस प्रश्न पत्र में कुछ प्रश्न पूछे थे, उन प्रश्नों का उत्तर देते समय छात्र ने अध्यापक के बनाए सभी पैरामीटर को फॉलो किया। सभी जो सोपान थे उन सोपानों का यदि अनुक्रम छात्र ने ध्यान रखा, उन सोपानों का पालन किया, तब उस छात्र को क्या माना जाता है कि वह अधिगम उसका हो गया, वह सफल रहा, अन्यथा वो असफल रहा। इस प्रकार व्यवहारवादी आकलन में छात्रों के विशिष्ट क्षमता या सृजनात्मकता के आकलन के लिए कोई स्थान या अवसर नहीं रहता है। सामान्यतः जो एक परंपरागत मूल्यांकन है उसी को अधिगम का आकलन कहा जाता है। परंपरागत मूल्यांकन अर्थात जैसे सभी छात्रों को गणित, विज्ञान, भाषा और सामाजिक विज्ञान, इन तमाम क्षेत्रों के कई विषय पढ़ाए जा रहे हैं, जबकि सभी छात्रों का अलग अलग अभिरुचि होती है, अलग अलग क्षेत्र होता है। उदाहरण के लिए यहाँ एनसीएफ में एक उदाहरण दिया गया है, एनसीईआरटी का जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है उसमें, उसको हम यहाँ पर संग्रहित करेंगे। आभार एनसीईआरटी के प्रति जो कि हम उनका यह अंश ले रहे हैं। उन्होंने यह एक उदाहरण दिया है, जैसे एक बिल्ली है, एक गिलहरी है, एक बंदर है और एक जो है कुत्ता है। इन सब की एक प्रतियोगिता करा दीजिए, या एक बत्तख है, कुत्ते की जगह लीजिए, इन सब की एक प्रतियोगिता कराइए। कौन कौन है? बिल्ली है, गिलहरी है, बंदर है और बत्तख है। इनकी प्रतियोगिता क्या कराई जा रही है? सभी को दौड़ में भाग लेना है और जो दौड़ करके जीत जाएगा उसको प्रथम पुरस्कार मिलेगा। यही आज की शिक्षा व्यवस्था का जो है वो मूल्यांकन प्रक्रिया है और इसी को अधिगम का आकलन। इसमें जो बंदर में विशेष गुण है उसका ध्यान नहीं रखा गया, जो बतख में विशेष गुण है उसका ध्यान नहीं रखा गया, जो गिलहरी में विशेष गुण है उसका ध्यान नहीं रखा गया, जो बिल्ली में विशेष गुण है उसका ध्यान नहीं रखा गया, अपितु इन सभी को एक ही पैरामीटर से मापने का प्रयास किया गया। और ऐसे पैरामीटर का से
कहीं न कहीं इन सब में अर्थात जो गिलहरी में विशेष गुण है, जो बतख में विशेष गुण है, जो बंदर में विशेष गुण है, इनका विशेष जो गुण है, इन विशेष गुणों का अध्ययन कभी नहीं हो सकता है। इन विशेष गुणों को हम कभी भी नहीं जान सकते हैं। इस प्रक्रिया में क्या हुआ कि फिर इनको 20 दिन का टाइम दे दिया गया। बंदर जो है दौड़ में जीत गया और फिर उसमें जो है बतख हार गया, फेल हो गया परीक्षा में। अब बतख को कह दिया गया भैया तुम्हें 20 दिन का टाइम दिया जा रहा है, या तो तुम तो दौड़ना सीख जाओ। और दौड़ने के चक्कर में बतख जो है रोज दौड़ लगाना शुरू किया। करते-करते यह हुआ कि जो उसके पाँव में जो भी उसके पाँव थे वो छिल गए, बिध गए पूरे। अब वह न तैरने लायक रहा न दौड़ने लायक रहा। तो यह आज की जो है हमारी मूल्यांकन प्रणाली है। इस मूल्यांकन प्रणाली से जो मूल्यांकन हो रहा है, उस मूल्यांकन के द्वारा से प्राप्त जो अंक हैं, इन अंकों के आधार पर किसी भी व्यक्ति का वास्तविक जो मूल्यांकन वह नहीं किया जा सकता। किसी व्यक्ति की क्या क्षमता है, कितनी क्षमता है, किस क्षेत्र में वो विशेष कर सकता है, इसका कोई भी ज्ञान नहीं किया जा सकता एक सामान्य परीक्षा के। तो इन परिस्थितियों से बाहर निकालने के लिए अधिगम का आकलन के बजाय अधिगम के लिए हम आकलन करें, छात्रों के विशेष गुणों का ध्यान रखें। इसीलिए व्यवहारवादी आकलन जो है वो विशेष उनकी जो क्षमता है, विशिष्टता है, उनकी जो सृजनात्मकता है, इसका ज्ञान नहीं करा पाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आज इनमें अंतर किया। हमने यह उदाहरण के द्वारा देखा कि सभी छात्रों को अर्थात बिल्ली को, गिलहरी को, बंदर को और बत्तख को जैसे हम एक श्रेणी में नहीं रख सकते हैं, उसी प्रकार से हर विषय को, पाठ्यक्रम को जानने के लिए, हर छात्र को परखने के लिए एक ही पैरामीटर का उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसीलिए अधिगम के लिए आकलन और अधिगम के आकलन में हमें अंतर करना चाहिए और हमेशा आकलन के जो हमारे परिप्रेक्ष्य बने, आकलन के जो प्रक्रिया बने, आकलन के जो विधा बने, उसमें इस चीज का ध्यान रखा जाए कि छात्रों के विशेष क्षमता, विशेष उनके सृजनात्मकता और उनके जो निर्माणवादी परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रख करके फिर उनका परीक्षण किया जाए, जिससे कि देश को एक योग्य नागरिक प्राप्त हो सके, न कि अध्यापक के द्वारा मार्क किया गया सिर्फ अंक प्राप्त करने वाला एक छात्र। वो अंक तो सिर्फ उसके मार्कशीट की शोभा बढ़ाते हैं, उसमें कोई कौशल विशेष नहीं आ पाता है। या फिर एक छात्र जो है जिसका नंबर कम आ गया तो फिर उसमें हीनता की भावना न आए, उसमें जो विशिष्टता है उस विशेष गुण को मापने के लिए विशेष पैरामीटर बनाया जाना चाहिए और उस विशिष्टता आधारित उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इसीलिए अधिगम का आकलन और अधिगम के लिए आकलन, इस परिप्रेक्ष्य को हमारे पाठ्यक्रम में रखा गया। मैं समझता हूं कि आपके मस्तिष्क में यह स्पष्ट हो गया होगा। फिर भी यदि आपको कोई डाउट होता है, कोई प्रश्न होता है या कोई भी अस्पष्टता होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताएंगे, ताकि अग्रिम व्याख्यान में हम इसकी परिचर्चा करके फिर आगे बढ़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं। उन्हीं सुझावों के आधार पर फिर हम अग्रिम अपने व्याख्यान की संरचना करेंगे। धन्यवाद सभी को।